क्या बनता है। अच्छा आप देखो, आज का लास्ट लेक इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है डेटाबेस का, एक एक तो यार डायग्राम होती हैं सबसे ज़्यादा, जो डेटाबेस डिज़ाइन के लिए यूज़ होती है। फिर डेटाबेस की रिडंडेंसी या एनॉमलीज ख़त्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज़ होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या करते हैं, सिंपल रिडंडेंसी ख़त्म करते हैं। जैसे कि टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड जो हैं डुप्लीकेट हो रहा हो, या डुप्लीकेशन आ रही हो या रिपीट हो रहा हो ना, तो उसको रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज़ होती है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन 6 टाइप की होती है, 1 2 3, फिर बॉयज़ नॉर्मल फॉर्म, फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, और फिर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होती है। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर और मास्टर्स में ज़्यादातर 3 ही पढ़ाई जाती हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अभी इतनी नहीं आ रही है, बस सुनो अभी। सही है। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म होती है। अब देखो, अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट से। लेकिन देखो, डेटा नॉर्मलाइजेशन का पर्पज़ क्या, जो मैंने बताया ना तुम्हें मुख्तसर समरी भाई, वो ये था कि द मेन गोल ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज टू रीस्ट्रक्चर द लॉजिकल डेटा मॉडल ऑफ अ डेटाबेस टू। अब बता रहे कि ये जो तुम्हारा जो डेटाबेस है, उसको तुम किस किस चीज़ों में चेंज कर देते हो। जब आप नॉर्मलाइजेशन लगाओगे तो क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट हो सकती हैं डेटाबेस टेबल में से। हाँ, वही तो उसका भाई रिपीट है हो रही। अफनान का। ये अफनान है, पहले भी ये चेक करता। अब देखो, ये है हमारा डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। अब ये करता क्या क्या है, जो मैंने अभी बताया था ना कि एलिमिनेट रिडंडेंसी, और डेटा एफिशिएंटली मैनेज हो जाता है। फिर ऑर्गेनाइज कर देते हो आप डेटा को ना, मल्टीपल, मतलब डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप एक टेबल दिया हुआ है जिसमें डेटा नॉर्मलाइज नहीं है, तो आप उसको मल्टीपल टेबल में ब्रेक कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, ताकि वो डेटा फिर एफिशिएंटली मैनेज हो जाए और ऑर्गेनाइज हो जाता है। दूसरा ये है कि रिडेंडेंसी ख़त्म कर देते हो, कि जिधर डुप्लीकेशन आ रही होती है उसको आप कम से कम करते हो। फिर है कि एनॉमलीज जो डेटाबेस में होती हैं वो ख़त्म कर देते हैं, जैसे इंसर्शन एनॉमलीज, डिलीशन एनॉमलीज। इंसर्शन एनॉमलीज क्या होती है, पहले आप मास्टर टेबल में इंसर्ट करते हो, फिर आप रेफरेंस टेबल में इनपुट करते हो डेटा। और डिलीशन एनॉमलीज क्या होती है, पहले आप रेफरेंस टेबल से डिलीट करोगे, फिर आप मास्टर टेबल से डिलीट कर सकते हो। तो ये चीज़ें एनॉमलीज ख़त्म हो जाती हैं। यार, एनॉमली डेटा इंसर्शन की बिफोर नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि बगैर कोई तरतीब नहीं थी डेटा की एनॉमलीज की। पहले आपने किस आपको इनपुट करना था क्या कहते हैं, मास्टर टेबल में, लेकिन आपने पहले रेफरेंस टेबल में इनपुट कर दिया। जैसे पहले आपने किसी और टेबल में इनपुट कर दिया, तो ये होती है, मतलब कोई तरतीब नहीं है डेटा इंसर्ट करने की डेटाबेस के अंदर, कि पहले आप मास्टर टेबल में इनपुट करो, फिर रेफरेंस टेबल में करो। तो ये होता है। तो एम्प्लॉय, अगर अगर डिपार्टमेंट की एक एग्जांपल लें इंसर्शन की, तो मास्टर टेबल आपका इसमें कौन सा होगा, डिपार्टमेंट का होगा, और एम्प्लॉय आपका रेफरेंस टेबल होगा। इसलिए डिपार्टमेंट की जो प्राइमरी की है वो जाएगी एम्प्लॉय के टेबल में एज अ फॉरेन की। तो सबसे पहले आपको, अगर डेटाबेस आपका नॉर्मलाइज है, डेटाबेस ब्रेक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप डेटा मास्टर टेबल में इनपुट करोगे, जो कि आपका मास्टर टेबल कौन सा है, डिपार्टमेंट। फिर आप कर सकते हो एम्प्लॉय के टेबल में। अगर आपने पहले एम्प्लॉय के टेबल में कर दिया तो नॉर्मलाइजेशन इधर लगी हुई होगी, वहाँ पे वो एरर दे देगा। नहीं, पहले आप वहाँ पे नया रिकॉर्ड कोई इनपुट करा होगा, कोई नई फील्ड होगी, तो ये है एनॉमलीज। और डिलीशन एनॉमलीज का अलग होती है। पहले वो कहता है कि रेफरेंस टेबल से डिलीट करो, फिर मास्टर टेबल से। रेफरेंस टेबल तुम्हारा एम्प्लॉय हो गया और मास्टर टेबल तुम्हारा, नहीं ना, नहीं, नहीं, ये इसलिए वो कनेक्शन हुआ हुआ होता है ना भाई, उसकी प्राइमरी की उधर जाए गई हुई होती है ना। सही है। मास एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय के टेबल में फॉरेन की आई हुई है ना, किसकी आई हुई है,
डिपार्टमेंट की, अगर तुम डायरेक्ट डिपार्टमेंट से डेटा उड़ाओगे ना, वो बोलेगा कि भाई इसका रेफरेंस वहाँ गया हुआ है, पहले वहाँ से वो वाला डेटा डिलीट करो, वो रिकॉर्ड जो फॉरेन की वहाँ गई हुई है, फिर यहाँ से तुम कर सकते हो वो डेटा डिलीट। ये मैंने करके भी दिखाया था, अगर तुम लोगों को याद हो, पिछली क्लासों में जो मैंने लैब्स परफॉर्म कराई थी ना, उसमें मैंने एनॉमलीज भी कराई थी। सही है। अब देखो, डेटा एनॉमलीज आर इनकंसिस्टेंट इन द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन सच एज अपडेट, इंसर्शन और डिलीशन। 3 टाइप्स की होती हैं। सच इनकंसिस्टेंसीज में अराइज वी हैव अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड स्टोर्ड इन मल्टीपल लोकेशंस एंड नॉट ऑल ऑफ द कॉपीज आर अपडेटेड। वो मतलब अभी अपडेटेड की एनॉमलीज का बता रहा है कि देखो, अगर हमने अपडेट करा किसी मखसूस डेटा को, लेकिन अपडेट में जो है सारे डेटा जो है अपडेट नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि जहाँ पर एम्प्लॉय का नेम है मुनीब, और उसका जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा अपडेट हो जाए, जिस टेबल से है वो, या जिधर जिधर उस टेबल में नाम आ रहा है ना मुनीब का, उस सारा मैं रिकॉर्ड अपडेट कर दूँ, उसकी सैलरी, उसकी और चीज़ें बात। अब पता चला कि सिर्फ सैलरी रिकॉर्ड हो गई अपडेट, बाकी उसकी ईमेल फ़ोन नंबर अपडेट नहीं हुआ, तो ये भी एक अपडेशन एनॉमलीज में आता है। वी कैन प्रेजेंट सच एनॉमलीज बाय इम्प्लीमेंटिंग 7 डिफरेंट लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन के जो हैं 7 लेवल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग 3 ही पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सही है। और ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं ज़्यादातर डेटाबेस में, मास्टर लेवल पर भी और कहीं पर भी। वो बाकी जो है, बाकी एडवांस आकर, जैसे कोई बहुत बड़ा डेटाबेस आप बना रहे हो, कर दिए मैंने, तो ये बाकी ब्रीफ हिस्ट्री है, इसको सब अब आ जाओ तुम्हारी जो 3 नॉर्मल फॉर्म है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब शुरू देखो, जो भी टेबल होगा उसको हम पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से शुरू करेंगे, ब्रेक करना पे सेकंड पे थर्ड पे जाएंगे। अब देखो, द रिक्वायरमेंट्स टू सेटिस्फाई द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सबसे आसान नॉर्मल फॉर्म है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इंग्लिश में मैं नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट इसकी उर्दू बता देता हूँ कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या करना होता है। जो रिपीटिंग आपके ग्रुप्स होते हैं, या रिपीटिंग आपकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, या रिपीटिंग आपकी कॉलम होती हैं, बात एक ही है, ग्रुप्स, कॉलम, एट्रीब्यूट, उनको आप सिंपल ब्रेक कर दोगे और उसको नए टेबल में आप डाल दोगे। सही है। अब इसकी एग्जांपल सबसे अच्छी तुम्हें कहाँ से मिलेगी, वो ये है। देखो, अभी अननॉर्मलाइज डेटाबेस पे देखो, ये तुम्हें एक टेबल दिया हुआ है। सही है। अब देखो, स्टूडेंट है, एडवाइज़र आईडी, एडवाइज़र नेम, एडवाइज़र रूम, क्लास 1 और क्लास 2। अब देखो, इसमें रिपीटिंग ग्रुप कौन सा है। अगर हम देखें रिपीटिंग ग्रुप, देखो ये है, देखो एक कॉलम, दो दो जैसे, देखो 2 कॉलम है एक जैसे नामों के हैं, क्लास 1 क्लास 2। ये है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन, जिधर रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे हो, या रिपीटिंग एट्रीब्यूट आ रहे हो। अरे वो तो हमने वो करा है ना रीनेम, डेटा तो देखो सेम ही है ना उसके अंदर। ये देखो, क्लास ही नाम आ रहे हैं ना, सेव क्या कर रहा है वो, क्लास नेम सेव कर रहा है ना। तुम ये नंबर को नहीं देखो भाई, सेव क्या कर रहा है वो, क्लास का नेम ही कर रहा है ना सेव। तो ये एक कॉलम में भी तो हो सकता है। ये क्यों इतना हेक्टिक क्रिएट करी कि 2 कॉलम में कर दिया आपने। सही है। तो ये एनॉमली है, और ये है तुम्हारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन के, जहाँ पे सेम जो है रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे हो, या रिपीटिंग कॉलम आ रहे हो, तो उसको आप तोड़कर एक में कर देते हो। अब देखो, सिंपल मैंने करा क्लास नंबर, और ये सिंपल एक ही कॉलम में लिख दिया हमने। ये तुम्हारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन थी। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी, देखो इसके दूसरे में क्या हो सकता था कि अगर मैं यूज़र से लेता हूँ यूज़र नेम, ये मेरा एक एट्रीब्यूट है, यहाँ मैं आईडी लिख देता हूँ यूज़र नेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल। मैंने यहाँ लिखा यूज़र की आईडी 1 हो गई, यहाँ लिखा जॉन, यहाँ लिखा मैंने जॉन @gmail.com, फिर मैंने कॉमा लगा के लिखा
john12@gmail.com। यार एक मिनट रुक जाओ। क्या अब आएगा नज़र, देखो इंटायर स्क्रीन कर दिया मैंने, आएगा नज़र। अब देखो ये आईडी है, सही है, ये 3 कॉलम है सर, सही है। हाँ अब देखो पहली जो रॉ है, पहला जो टपल है उसमें देखो नेम, ये आईडी हो गई प्राइमरी की, ये उसका यूज़र नेम हो गया। अब ये ईमेल दी हुई है, ईमेल देखो उसने दो ईमेल डाल दिए, john@gmail.com कॉमा करके john12@gmail.com। ये भी रिपीटिंग ग्रुप में आता है ये वाले, जैसे मैंने बताया ना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिपीटिंग कॉलम हो या रिपीटिंग ग्रुप हो। यहाँ तो रिपीटिंग कॉलम लग रहा था, देखो ये रिपीटिंग कॉलम है, हाँ ये रिपीटिंग कॉल। अब ये इधर इसको सिंगल में कर दोगे, अब इसको सिंगल में कर दोगे तो कैसे हो जाएगा, सिंपल। देखो एक कॉलम में एक ही डेटा आएगा हमेशा, ये याद रखना। अब इसको एक कॉलम में देखो इसमें 2 डेटा डाले, मैं कॉमा करके भी जो है ना अलाउ नहीं होता डेटाबेस में डालना। अब इसको क्या करोगे, फिर ये करोगे जॉन, इस तरीके से लिख दो, या तो ये कर दो, अभी तो सबसे आसान है। मैं बताऊँ सिंपल क्या है, एक नया डेटाबेस क्रिएट करो, वो एक नया टेबल क्रिएट करो, वहाँ लिखो, यहाँ पे लिख दो जैसे तुम ईमेल, और यहाँ पे आईडी लिख दो, यहाँ पे लिख दो ईमेल, सही है। अब ये वाली ईमेल उठेगी, यहाँ पे लिखा मैंने 1 और यहाँ पे लिख दिया मैंने कट करके पेस्ट, फिर मैंने लिखा 2, फिर ये कट करके पेस्ट, सही है। फिर ये मैंने कट करा पेस्ट, फिर ये मैंने कट करा और मैंने यहाँ पर, ये देखो नया टेबल बन गया, सही है। अब इसको ज्वाइन भी तो करना होगा ना, सही है। अब देखो ये तो अभी डिस्कनेक्ट हुए हैं, ये अलग है। अब ये हमें तो पता ही नहीं चल रहा ना कि किसका क्या है और किसकी कौन सी आईडी है, सही है। यहाँ पे लिख दो EID लिख देता है ताकि पता चल जाए ईमेल आईडी है। अब ये इधर जाएगी, सही है। अब यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास यूज़र आईडी लिख देते हैं हम, इसको आसानी के लिए यहाँ पे UID कर दो। अब इससे पता चल जाएगा कि ये UID 1 की है, ये भी UID 1 की है, ये UID 2 की है और ये UID ये भी 2 की है। तो ये अब तुम्हारा बना नॉर्मलाइज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये है बन गई। देखो पहले एक टेबल में 2 ईमेल्स आ रही थी कॉमा करके, हालांकि वहाँ कॉलम एक ही था लेकिन कॉमा करके 2 ईमेल सेव हुई नहीं। अब यहाँ पे हमने 2 टेबलों में ब्रेक कर दिया और देखो ये ऑर्गेनाइज हो गया अब डेटा तुम्हारा। यहाँ पे कोई अब एनॉमली क्रिएट नहीं होगी, ना इंसर्शन की, ना अपडेशन की, ना डिलीशन की, सही है। एक ये थी एग्जांपल और एक ये इस स्लाइड में थी। इस स्लाइड में ये वाली एग्जांपल नहीं दी हुई थी, रिपीटिंग ग्रुप्स वाली, रिपीटिंग कॉलम वाली दी हुई थी, तो मैंने वो ग्रुप वाली भी तुम लोगों को बता दी। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या बोलता है कि सिंपल आपको फॉरेन की असाइन करनी होती है। देखो अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई होगा तभी तो तुम सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे जा सकते हो। वो यही बोल रहा है कि ऑल रिक्वायरमेंट फॉर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मस्ट बी मीट, रिडंडेंट डेटा अक्रॉस मल्टीपल रॉज ऑफ अ टेबल मस्ट बी मूव टू अ सेपरेट टेबल, सही है। हमने यहाँ पे सेपरेट टेबल पे मूव कर दिया था, जैसे इधर करा है, या इधर आ जाओ, इधर करा हुआ है, ये हमने सेपरेट। अभी हमने यहाँ पे नंबर 1 कॉलम कर दिया था। अभी हमने इसमें क्या करा है, इसका एग्जाम्पल में हमने इसको सेपरेट टेबल पे नहीं लेकर गए, अब हम सेपरेट टेबल पर इसको लेकर जाएंगे। सेपरेट टेबल पे कैसे लेकर जाओगे, सिंपल फॉरेन की असाइन करनी होती है। यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया था ना, हाँ यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया था, हाँ हाँ बोलो। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ ये ख़त्म करना होता है, सही है, रिडंडेंसी ख़त्म करनी होती है। ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी अप्लाई होगा। ये मैंने यहाँ यूज़र आईडी भी मैंने एक स्टेप आगे करके दिखा दिया ना तुम लोगों को कि देखो अगर मैं ये नहीं करता
अगर मैं ये नहीं करता ना, ये वाला अभी, ये वाला सिर्फ कॉलम हटा दो UID वाला, तो अभी ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तक था। अभी मैंने जैसे ही ये लगा दिया ना, ये फॉरेन की असाइन कर दी, तो ये अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी हो गया हमारा अप्लाई। अब देखो इन्होंने क्या करा, देखो वही करा इन्होंने भी। इन्होंने यहाँ पर क्लास को क्या करा, अब अलग टेबल में ले गए, सही है, और फॉरेन की असाइन कर दी। स्टूडेंट की देखो फॉरेन की आ रही है, क्लास के साथ अटैच हो रही है बात, वही करा इन्होंने भी, अलग टेबल में असाइन कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर करा था। अगर मैं ये वाली चीज़ हटा दूँ तो अभी तो सिर्फ यहाँ तक क्या था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये सिर्फ मैंने प्राइमरी फॉरेन की असाइन कर दी इनकी, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो गया, सही है। हाँ बोलो क्या है, पूछ बताओ अब। अरे भाई वो समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में प्राइमरी की असाइन नहीं होती है, फॉरेन की, सॉरी, फॉरेन की असाइन नहीं होती है, सही है। सिर्फ जो रिपीटेशन ग्रुप होते हैं ना, वो डिलीट करना होता है आपको, सही है। जो यहाँ रिपीटेशन थी वो हमने डिलीट कर दिया था, सही है। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, सिर्फ आपको फॉरेन की असाइन कर देनी है, तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी, जो हमने यहाँ पे कर दी। अगर मैं इस वाले कॉलम को डिलीट कर दूँ ना, यूज नहीं 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 नहीं, अगर फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी तो फिर सेकंड कैसे करोगे भैया, तुमने डेटा ही नहीं हाँ हाँ, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तुम डेटा को दूसरे टेबल में डालोगे ही नहीं, मतलब उसकी रिपीटिंग ग्रुप ख़त्म ही नहीं करोगे, तो फिर नॉर्मल फॉरेन की कैसे असाइन कर पाओगे, यही तो है ना, सही है। ये इस तरीके से ख़त्म हो गया, ये आ गया। देखो मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो ये हमारे पास अभी मैं फिर से तुम्हें बताता हूँ, फिर से देखो, ये हमारे पास नॉर्मल, ये डी नॉर्मलाइज डेटा है, समझ लो, डी नॉर्मलाइज डेटा है हमारे पास। अब उसमें क्या किया है, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ ये, और फिर यहाँ पे मैं ईमेल की आईडी कॉलम डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्ज करो यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ सारी, ये सही है, ये कर लो, तो ये कर लिया, जॉन 2000। फिर मैंने यहाँ से ये कॉपी करा, फिर मैंने यहाँ से 1999 ये कॉपी करी, सही। ये हमारा अभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की नहीं, कोई सा भी अभी नॉर्मल फॉर्म हमारा अटैच नहीं है, ये डी नॉर्मलाइज है। अब हमें फर्स्ट NF लगाना है इसमें, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने लिखा UID, यूज़र नेम। अरे भाई सुन लो एक दफ़ा फिर से, तुम कह रहे हो ना समझ में नहीं आ रहा, सुन लो। नहीं मैं अभी ये बता रहा हूँ, जाओ एक दफ़ा, अब देखो अभी मैं बिल्कुल अब शुरू से बता रहा हूँ ना, एक दफ़ा देख लो ताकि और तुम लोगों के दिमाग में बैठ गए। तो ये फर्स्ट और जॉन हो गया, नहीं अभी देखो, सही है। अब मैं बिल्कुल तो आसान बता रहा हूँ अभी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहाँ तक हो सकता है। डॉन लिखा मैंने @2000, फिर मैंने ये लिखा, सही है। और तुम लोगों के लिए देख, अब बताओ ये है, अब बताओ मैं क्या करूँ, अब मुझे ये ख़त्म करना है, बताओ मैं क्या करूँ। ये तो हो गया, अब मैं क्या करूँगा, इसको दूसरे टेबल में मैं डालूँगा, सही है। इसका नाम लिख दूँगा EID, और यहाँ लिखूँगा ईमेल एड्रेस, जो भी लिखना है तुम्हें, यहाँ लिख दूँगा हमारी ईमेल ID 1 हो गई, और यहाँ पर ये आ गया हमारा एक ईमेल एड्रेस, मेल आ जाएगा ये, यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये दूसरा ईमेल एड्रेस, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, समझ लो ये सीरियल नंबर चल रहा है एक तरीके से ना, लाइन वाइज जो भी डेटा है तुम्हारा, तुम अब नए टेबल में इसको स्टोर कराना शुरू कर दोगे। ये तुम्हारा डी नॉर्मलाइज था, अब ये नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया, ये फर्स्ट नॉर्मल, ये अभी तुम्हारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गई। अब आ जाओ तुम इसकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, सेकंड NF में। अब सेकंड NF में क्या होगा, सिंपल, ये तो बिल्कुल यही रहेगा सेम,
इधर आ गया। अब ये इसमें सिर्फ एक नए एडिशन हो जाएगी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या करना था, सिर्फ सिंपली फॉरेन की असाइन करनी थी। तो फॉरेन की के लिए यू आई डी, अब यू आई डी में इधर नाम आ जाएगा 1, ये भी 1, ये 1 मतलब कि ये जॉन विक की दोनों आई डी है, और 2 मतलब ये विक की हैं। 1 मतलब जॉन की हैं और 2 मतलब मिस्टर विक की हैं। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम आएंगे थर्ड एन एफ पे। थर्ड एन एफ क्या बोलता है हमारा, थर्ड एन एफ कहता है कि वही है कि अगर सेकंड एन एफ मीट हो गया तो फिर थर्ड एन एफ पे जाएंगे। थर्ड एन एफ ये बोलता है कि जो भी आपकी कॉलम्स हैं, ये जितने भी कॉलम्स हैं वो डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइमरी कीज़ पे। अगर प्राइमरी कीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, जो कॉलम प्राइमरी कीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, आप उसको एलिमिनेट कर दो। एक तो ये बोलता है। दूसरा बोलता है कि रिपीटिंग या कैलकुलेटिंग कॉलम नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटिंग कॉलम मतलब कि तुमने एक कॉलम दिया हुआ है प्राइस, दूसरा दिया हुआ है क्वांटिटी, तीसरा दिया हुआ है टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस वाला कॉलम नहीं होना चाहिए, उसको तुम डिलीट कर दो। इसलिए प्राइस और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर कैलकुलेटिंग कॉलम है ना, प्राइस और क्वांटिटी से। हाँ अभी पहले मुझे वो सही चीज़ें बताने दो। तो क्या होता है कि देखो, टोटल और क्वांटिटी को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्वांटिटी और प्राइस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल प्राइस निकल सकती है। तो उसको हम एनिमुलेट कर देंगे। अभी मैं करके दिखाता हूँ। पहले वो मैं एक तो इसकी वाली मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ जो ये लोग बता रहे हैं, फिर मैं अपनी वाली बताऊँगा तुम्हें करके। इसलिए इसने ये देखो, डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी एंड मस्ट बी मूव। इसने ये नहीं बताया हुआ कि रनिंग एट्रीब्यूट होना चाहिए। रनिंग एट्रीब्यूट का इसने लिखा हुआ नहीं है थर्ड एनएफ में, लेकिन थर्ड एनएफ में रनिंग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं या कैलकुलेटिंग कॉलम भी बोलते हैं, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। वो इसलिए रन टाइम पे यूज़ होता है। अब आ जाओ, ये क्या बोल रहा है। एक तो ये होती है, एक ये कंडीशन होती है कि जो फील्ड डिपेंडेंट नहीं है हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं या दूसरे टेबल में शिफ्ट कर देते हैं, ये करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि रनिंग एट्रीब्यूट को हम डिलीट करते हैं। सही है। अब आ जाओ, देखो ये स्टूडेंट है, एडवाइज़र आईडी, एडवाइज़र नेम, एडवाइज़र रूम। हमें इसको देखते ही पता चल रहा है कि इसका एक अलग से टेबल बन सकता है इसका पूरा। तो इसको हम बिल्कुल अलग टेबल में शिफ्ट कर देंगे, एडवाइज़र टेबल में। एडवाइज़र नेम, एडवाइज़र आईडी और एडवाइज़र रूम। सही है। हमें पता है कि स्टूडेंट का कोई ना कोई एडवाइज़र के साथ लिंक है, तो सिंपल उसकी फ़ॉरेन की असाइन कर देंगे इधर। देखो हमने यहाँ असाइन कर दी, तो स्टूडेंट में अब सिर्फ फॉरेन की असाइन हो गई और एडवाइज़र का जो टेबल है वो हमने तोड़ दिया। देखो हमने क्यों तोड़ा, देखो हमारी फॉरेन की क्या है स्टूडेंट के टेबल, सॉरी प्राइमरी की क्या है स्टूडेंट के टेबल में 1 2 3 1 2 4 ये है। तो स्टूडेंट नंबर हमारा प्राइमरी की है, देखो जिसके नीचे अंडरलाइन है वो प्राइमरी की है आपको। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, इसके ऊपर ये जो सारा डेटा है ये इससे डिपेंडेंट है। जेम्स एडवाइज़र नेम, एडवाइज़र आईडी से डिपेंडेंट है, एडवाइज़र रूम जो है वो भी इससे डिपेंडेंट है। तो हम इसको पूरा अलग टेबल में तोड़ दें ताकि ये अब इससे डिपेंडेंट हो गया। देखो अब ये इससे डिपेंडेंट हो गया, ये मज़ीद एलिमिनेट नहीं हो सकता या मज़ीद टेबल में ब्रेक नहीं हो सकता। सही है। और बाकी इन दोनों को रिलेशनशिप करने के लिए एडवाइज़र और स्टूडेंट को सिंपल एडवाइज़र की फॉरेन की यहाँ साइन कर दी, तो स्टूडेंट और एडवाइज़र के टेबल में आपस में लिंक क्रिएट हो गया। देखो पहले जितने भी हमने नॉर्मल फॉर्म में शुरू करा था यहाँ कोई भी लिंक क्रिएट नहीं हो रहा था, कोई जॉइन नहीं लग रहा था, सिंपल डेटा ऐसे ही डल रहा था। समझ लो जैसे एक्सेल में डेटा डल रहा होता है ना, एक ही फाइल, एक ही टेबल में अंदर, एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होती हैं, वहीं पे आपने डेटा डाल दिया, कोई रिलेशनशिप बेस नहीं होती। कौन सा वाला देखो, पहले ये पढ़ो, इसकी ये लाइन क्या है, ये वाली लाइन पढ़ो, बताओ मुझे ये लिखा हुआ क्या है। सही है। नहीं 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 उल्ट बोल दो। उन फील्ड्स को डिलीट करना है जो प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं करते। कौन सी फील्ड है, ये सारी फील्ड्स हैं। सही है, ये सारी फील्ड्स हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट के टेबल में कि ये प्राइमरी की कौन सी है। पहले बताओ प्राइमरी की कौन सी है इस टेबल में। सही है, स्टूडेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, बाकी जो जितनी भी फील्ड्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हमें किससे कंपेयर कराना है, कौन सी प्राइमरी की से, स्टूडेंट इसकी ये है। अब इसको देखते हुए ये देखना है कि क्या एडवाइज़र आईडी इससे डिपेंडेंट है, एडवाइज़र नेम इससे डिपेंडेंट है,
एडवाइज़र रूम इससे जो हमारी प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल से डिपेंडेंट है नहीं है। देखो एडवाइज़र रूम हमें देखते ही पता चल रहा है एडवाइज़र रूम एडवाइडर आईडी के साथ डिपेंडेंट हो रहा है और एडवाइज़र नेम भी एडवाइज़र रूम के साथ एडवाइज़र रूम और एडवाइज़र नेम एडवाइज़र आईडी के साथ डिपेंडेंट है। तो हम इसको पूरे को ब्रेक कर देंगे, एक नए टेबल में शिफ्ट कर देंगे, एडवाइज़र टेबल नाम रख देंगे। अब ये जो है इससे भी डिपेंडेंट हो गई, ये इससे भी डिपेंडेंट हो गई। देखो सही है। अब इसमें जो है तुम थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखोगे तो इसके पर्सपेक्टिव से देखोगे। ये अब प्राइमरी की हो गई एडवाइज़र आईडी, ये इससे डिपेंडेंट हो गई, ये भी इससे डिपेंडेंट हो गई। बस आपस में तुम्हें रिलेशन क्रिएट करना है। वो एडवाइज़र आईडी को तुमने यहाँ फॉरेन की असाइन कर दी स्टूडेंट के साथ, तो ये आपस में अब टेबल रिलेट भी होगा। तो इसमें ज्वाइन लगा के तुम डेटा उठा भी सकते हो उस तरीके से। सही है, आया समझ में? दूसरी एग्जाम्पल थी रनिंग एट्रीब्यूट्स या रनिंग कैलकुलेटिंग कॉलम वाली थी। सही है। ये फिर कौन सा बताऊं? ये कह रहे हो? क्लास क्या कह रहे हो? ये रहा ना। अरे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो प्राइमरी की असाइन करी थी, याद करो। ये कनेक्ट नहीं, ये सारे अब एक साथ लिख दिया उन्होंने। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जितने भी टेबल हमने नॉर्मलाइज करे ना वो एक साथ लिख दिए कि अब ये टेबल बन रहे हैं अलग। तोड़ते को नॉर्मल फॉर्म से पहले ये था हमारे पास डेटाबेस। सही है, कोई टेबल टूटा हुआ नहीं था। मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ये सही रहा है। देखो हमारे पास डेटाबेस अभी अननॉर्मलाइज फॉर्म में है, डीनॉर्मलाइज फॉर्म में है। सही है, ये सारा डेटा दिया हुआ है। इसमें स्टूडेंट आईडी है, एडवाइज़र आईडी, एडवाइज़र नेम, एडवाइज़र रूम, क्लास 1 क्लास 2। अब देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि रिपीटिंग ग्रुप्स या रिपीटिंग कॉलम नहीं होने चाहिए। सही है, रिपीटिंग ग्रुप रिपीटिंग कॉलम हमें पहले ही शुरू में ही नज़र आ गया। इस टेबल में देखो एक जैसे 2 एट्रीब्यूट आए हुए हैं। सही है, हम इसको क्या करेंगे, कितना अच्छा हो कि हम इसको एक ही कॉलम में लिख दें। तो हमने क्या करा, इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म लगाकर, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यही कहती है कि रिपीटिंग ग्रुप और रिपीटिंग कॉलम नहीं होने चाहिए। ये हमने करा इसमें, और हमने एक ही क्लास का कॉलम बनाया और उसमें क्लास में लिख दिया। ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गई। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आओ। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमें हमेशा मीट होनी चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि रिडेंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि आपको सिंपली फॉरेन की असाइन कर देनी होती है। मतलब कि अब इसको आप तोड़कर एक दूसरा टेबल बना दोगे, कुछ भी क्लास टेबल बना दो या रजिस्ट्रेशन टेबल बना दो, उसमें सिर्फ सिंपल फॉरेन की असाइन कर दोगे आप। ये आपका टेबल बना जो बचा कुचा टेबल है। पहले ये था, फिर ये बना टेबल। अब इसको यहाँ से आप क्लास का कॉलम चेंज करके इधर ले आए, नया टेबल का नाम रख दिया रजिस्ट्रेशन टेबल। यहाँ स्टूडेंट आईडी और क्लास नेम। इसकी मैंने दूसरी एग्जांपल यहाँ पे ये बताई थी। देखो हमारे पास ये है टेबल डीनॉर्मलाइजेशन फॉर्म में, यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, ईमेल है। एक दूसरी एग्जांपल ये भी हो सकती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। देखो वहाँ तो 2 कॉलम थे ना, ईमेल क्लास 1 क्लास 2। ऐसा भी हो सकता है कि कॉलम एक ही हो लेकिन कॉमा करके 2 उसमें रिकॉर्ड्स डले हुए हों ईमेल। सही है, ऐसे ही इसकी भी थी। अब हमने इसके ऊपर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, या तो रिपीटिंग कॉलम नहीं हो, रिपीटिंग कॉलम हो तो सिंगल कॉलम में कर दो, या तो रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं हो। ये रिपीटिंग ग्रुप आ रही है, देखो तो ये ग्रुप में आ रहा है। हमने क्या करा, इसको यूज़र आईडी यूज़र नेम इसको एक कर दिया हमने, ये एक हो गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। दूसरे में क्या करा हमने, इसको तोड़ दिया अब ईमेल को ना, नए टेबल में ले गए हम। नए टेबल में ले गए हमने, वहाँ लिख दिया ईमेल आईडी और ईमेल एड्रेस। अब एक एक को जो है ना सिंगल सिंगल उसमें कर दिया। इसको इसमें कर दिया मैंने, फिर इसको इसमें और इस वाले को इसमें कर दिया। सिंपल ये कर दिया। ये तुम्हारी अभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यहाँ तक हो गई। सेकंड में क्या करना है, कुछ भी करना बहुत आसान है। सेकंड में सिंपल फॉरेन की असाइन करनी है।
तो यूज़र नेम को मैंने इधर ले आया और फॉरेन की असाइन कर दी मैंने। तो यूज़र वन जो है हमारा, जब जॉन है, उसकी ये आईडी भी है और इसकी एक ये आईडी भी है। ऐसे ही विक है, हाँ विक है, उसकी ये आईडी भी है और ये भी है। सही है, ये तुम्हारी सिंपल सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो गई। ये ज़्यादा आसान है, जहाँ के ये स्लाइड में थोड़ा दूसरा था। उस स्लाइड में इन्होंने इस तरीके से बता दिया। सही है, उस स्लाइड में इन्होंने इसको इस तरीके से तोड़ दिया इन्होंने टेबल को ना। सही है, अब आ जाओ थर्ड नॉर्मल। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? जो तुम्हारी टेबल्स है ना, देखो ये है, ये है, ये है, ये तुम्हारी सारी फील्ड्स हैं, फील्ड्स कह लो या एट्रीब्यूट्स कह लो। वो कह रहा है अगर तुम्हारी एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं है तो उसको तोड़ दो, उसको एलिमिनेट कर दो, डिलीट कर दो। डिलीट अगर हो रही है तो डिलीट कर दो, वरना तो उसको फिर नए टेबल में शिफ्ट कर दो। तो हमारा इस टेबल में, स्टूडेंट के टेबल में प्राइमरी की कौन सी है? देखो जिसके नीचे अंडरलाइन है वही प्राइमरी की होती है। सही है, स्टूडेंट है हमारी, स्टूडेंट नंबर, हाँ स्टूडेंट नंबर हमारा क्या है? पी के है। ये बाकी क्या है? हमारी फील्ड्स हैं। अब हमें ये देखना है कि ये इस पर डिपेंडेंट है। देखो ये देखो, इस पर डिपेंडेंट नहीं है। देखो एडवाइज़र नेम पता चल रहा है कि स्टूडेंट से डिपेंडेंट नहीं है, एडवाइज़र रूम भी नहीं है, एडवाइज़र आईडी भी नहीं है। ये क्लियरली हमें यहाँ से पता चल रहा है कि एडवाइज़र नेम, एडवाइज़र रूम जो है एडवाइज़र आईडी के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है। तो हम इसको, ये पूरा, इस पूरे चंक को तोड़कर एक नया टेबल बना देंगे, उसका नाम होगा एडवाइज़र टेबल। सही है, अब देखो एडवाइज़र नेम जो है एडवाइज़र आईडी से डिपेंडेंट है, इसलिए ये प्राइमरी की है इसकी। एडवाइज़र रूम ये इसकी है। सही है, अब यहाँ पर देखो ये था, हमने इसको तोड़ के, अब स्टूडेंट में बचा गया सिर्फ स्टूडेंट नंबर बचा, और स्टूडेंट नंबर के साथ हमने फॉरेन की अप्लाई कर दी है। ये फॉरेन की है, याद रखना। सही है, और एक ये है ताकि रिलेट कर सकें। फिर हम वरना डेटा हम कैसे इनपुट करेंगे? देखो पहले तो बिल्कुल जो हमारा डीनॉर्मलाइज फॉर्म में था, डेटा ऐसे था, जैसे एक एक्सेल की शीट में नहीं होता, कोई डेटाबेस एक दूसरे, कोई टेबल जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता। इस वजह से ये हम कर क्यों रहे हैं? ये रिडेंडेंसी ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन ना। रिडेंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा डिलीट करने के। देखो यहाँ डुप्लीकेशन थी डेटा की, सही है, ऐसे इधर डुप्लीकेशन थी डेटा की, ये देखो डेटा की डुप्लीकेशन आ रही थी, इस वजह से हमने ख़त्म करा था इसको। सही है, और जहाँ पर डुप्लीकेशन और डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज नहीं था डेटा। अब ऑर्गेनाइजेशन हुआ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, फिर सेकंड में थोड़ा और हुआ, फिर थर्ड में और हुआ। देखो 7 होती है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, लेकिन ज़्यादातर मास्टर्स में, बैचलर्स में और ज़्यादातर पढ़ाई 3 ही जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि जो भी आपकी फील्ड डिपेंडेंट नहीं है प्राइमरी की पे, आप उसको एलिमिनेट करके दूसरे टेबल में शिफ्ट कर देते हो। एक तो ये होती है, दूसरा एक चीज़ और होती है, उसने यहाँ पे वो लिखा हुआ नहीं है कि रनिंग एट्रीब्यूट या कैलकुलेटेड कॉलम्स को भी डिलीट करते हो। उसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। यहाँ पर आ गई जगह प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, जैसे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम, पी नेम लिख देता हूँ, सही तुम लोग के लिए आसानी है। यहाँ लिख देता हूँ प्राइस, यहाँ लिख देता हूँ क्वांटिटी, फिर यहाँ लिख देता हूँ टोटल प्राइस। सही है, यहाँ पे लिखा मैंने 1, यहाँ पे लिखा मैंने लेस, फिर मैंने यहाँ पर लिखा इसकी प्राइस 20, क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिख दी 2 लिख दी मैंने। सही है, तो इसकी देखो टोटल प्राइस कितनी होगी? जाहिर सी बात है 40 हो जाएगी ना, मल्टीप्लाई होकर। हाँ, ऐसी मैंने यहाँ लिखी पेप्सी, तो यहाँ पर लिखी मैंने इसकी प्राइस 50, और यहाँ पर लिखी मैंने इसकी 5, तो इसकी कितनी हो जाएगी? और बताओ इसकी कितनी हो जाएगी? सही है, अब वो बोल रहा है कि रनिंग कैलकुलेटेड कॉलम इसको बोलते हैं हम लोग टोटल प्राइस को, या रनिंग एट्रीब्यूट इसको बोलते हैं हम टोटल प्राइस को। वो कह रहा है इसको भी डिलीट करो। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की एक दूसरी एग्जांपल है, कह रहा है कि इसको सिंपल तुम डिलीट कर दो। सही है, तो ये तुम्हारा ये भी एक नॉर्मल फॉर्म हो गया, और बाकी ये सारे डिपेंडेंट हैं ये अपनी इसकी आईडीज़ पर। सही है, ये इसलिए डिलीट कर दो कि जब तुम कैलकुलेशन के वक्त ना, या जब तुम रिपोर्ट जनरेशन के वक्त तुम ये कर सकते हो, सेलेक्ट, तुम चाहो तो ये कर लो पी नेम कॉमा प्राइस कॉमा क्वांटिटी कॉमा। अब ये तुम इस तरह कर सकते हो, प्राइस मैंने बताया था ना, तुम इसमें तुम अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो।
इसको मैंने ये करा, तो मुझे कौन मार रहा है? इसको मैं एलियास कर दूंगा एज टोटल प्राइस। जब मैं ये कर दूंगा फ्रॉम प्रोडक्ट टीबी, तो ये क्या करेगा 20 मल्टीप्लाई बाई 2 को मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस का एक नया कॉलम जनरेट कर देगा और उसको वहाँ पर 100 और वहाँ पर 250 शो कर रहा होगा। जैसे हमने याद करो हम लोगों ने लैब में करा था, इंक्रीमेंट करी थी एम्प्लॉय की सैलरी, याद होगा 12% 10%। तो हम क्या करते थे यहाँ पे ही मल्टीप्लिकेशन कराते थे ना, वो रनिंग एट्रीब्यूट्स थे सारे हमारे, हम यहीं पे जो है इंक्रीमेंट लगाते थे, अलग से कोई उसका टेबल नहीं बनाते थे। अगर हम प्रिंट कराने के लिए शो कर रहे हैं या तो हम इसी में ही इंक्रीमेंट करा देते थे इसकी वैल्यू। सही है, जैसे हमने याद होगा कि हम उसकी पुरानी सैलरी भी शो करा रहे हैं और उसकी नई सैलरी इंक्रीमेंट के बाद भी शो करा रहे थे, तो हम ऐसे ही करते थे सेलेक्ट पी नेम प्राइस क्वांटिटी और फिर ये न्यू प्राइस इस तरीके से आती थी। या डिस्काउंट प्राइस भी अगर तुम्हें कैलकुलेट करनी हो, टोटल प्राइस के बाद डिस्काउंट भी देना हो तो तुम इस तरीके से डिस्काउंट दे सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 10% कर सकते हो। तो इसलिए मैंने बताया कि रनिंग एट्रीब्यूट या कैलकुलेटेड कॉलम हम टेबल में इसलिए नहीं लिखते, जब हम सेलेक्ट करवा रहे हों तो हम इस तरीके से हमें सेलेक्ट में अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करने की एबिलिटी दी हुई है, तो हम यहाँ पर वो टेम्परेरी हम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम ये जो कॉलम क्रिएट होगा उसका नाम क्या होगा, टोटल प्राइस के नाम से होगा। तो ये भी चीज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन। सही है, अगर कुछ इसमें पूछना हो तो